चल बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होती है उसके बारे में समझा था ना हमने। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, उनके बारे में हमने जो है वो समझो कॉन्सेप्ट समझे थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में भी हमने जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अब इलेक्ट्रिसिटी के आगे के कुछ पॉइंट समझे, तो जिसमें नेक्स्ट एक सिंपल पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट। तो सर्किट मतलब क्या कहते हैं? सर्किट मतलब कि कोई भी ऐसा एक कॉम्बिनेशन, एक सिंपल सर्किट का कॉम्बिनेशन कि जिसके अंदर एक बैटरी दी गई हो, जैसे यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, एक बल्ब और एक स्विच। ये सब एक कंडक्टिंग वायर से अगर जुड़े हुए हो, कंडक्टिंग वायर से ये सभी अप्लायंसेस आपस में जुड़े हुए हो, तो ये एक कंप्लीट सर्किट कहलाता है। या और सिंपल वे में अगर कहें तो सर्किट मतलब वो कहलाता है कि भाई जिसके अंदर से कंप्लीट ये करंट पास हो सकता हो, तो वो सर्किट कहलाया ना। हम लोगों को आगे के स्टैंडर्ड में आता था ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, आता था कि नहीं? अगर ये सभी अप्लायंसेस मतलब कि ये स्विच, बल्ब, ये बैटरी या इसके साथ और भी दूसरी कोई चीजें अगर जुड़ी हुई हो, तो वो, अगर ये सभी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जुड़ी हुई हैं, सभी वायर्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, तो वो एक तरह का क्लोज सर्किट कहलाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक अप्लायंसेस अगर अलग अलग हो जाए, मतलब कि जैसे यहाँ से ये बैटरी निकाल दी जाए, तो बैटरी निकाल दी जाए मतलब ये दोनों वायर अलग अलग हो जाएगी ना। ये जैसे रेड वायर और ग्रीन वायर दी गई है, वो दोनों वायर यहाँ से अलग अलग हो जाएगी, है कि नहीं? अगर ये बैटरी निकाल दे तो ये क्या कहलाता है? ओपन सर्किट कहलाता है। या तो जैसे ये स्विच में भी ये दो वायर लगी हुई होती है, अगर एक वायर यहाँ से निकाल दी जाए तो भी ये क्या कहलाया? ओपन सर्किट कहलाया। ये बल्ब में से भी अगर एक वायर यहाँ से निकाल दी जाए तो ये क्या बन जाता है? ओपन सर्किट कहलाता है। और ओपन सर्किट में से करंट पास होता नहीं है। करंट किस में से पास होता है? क्लोज सर्किट में से पास होता है, ठीक है ना। अगर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो क्लोज सर्किट कहलाता है कंप्लीट, बराबर। और देखो, जब इनका हम लोग थियरिकली यूज करते हैं ना, थियरिकली जब इनके बारे में हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो इनके लिए सर्किट के रिलेटेड कुछ क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आते हैं या तो सिंबल आते हैं। कुछ सिंबल आते हैं ये सर्किट के रिलेटेड, जो सिंबल्स हैं आप यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई सेल हो, एक छोटा सा सेल, तो उसके लिए ये सिंबल लगाते हैं, बराबर ना, ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं। जब आप इसकी ड्राइंग अगर बनाना चाहो ना, अगर एग्जाम में पूछे या आगे के स्टैंडर्ड्स में जब आपको आएगा ये, तो अगर छोटी सी ड्राइंग अगर बनानी हो, तो उसके लिए अगर सेल तैयार करना हो तो ऐसा सिंबल रखते हैं। अगर बैटरी तैयार करनी हो तो बैटरी के लिए ये। अगर स्विच तैयार करना हो, की मतलब कि स्विच, अगर स्विच हो, वो स्विच अगर ऑन या ऑफ हो, तो उनके लिए ये सिंबल्स लगते हैं। ये यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं ना, ये सिंबल्स ऑन या ऑफ के लिए, ठीक है। अगर उनके बाद कोई जॉइंट वायर हो, कि अगर कोई दो वायर को जॉइंट करना हो, तो उसके लिए फिर ये सिंबल लगते हैं, यहाँ पे जैसे उसके नीचे दिया हुआ है ये, बराबर। अगर कोई जॉइंट वायर हो तो उसके लिए ये। अगर कोई वायर विदाउट जॉइनिंग अगर पास होती हो तो उसके लिए ऐसा सिंबल लगता है, ठीक है ना। ये सब सिंबल सिर्फ नॉलेज के लिए आपको दिए हुए हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक बल्ब हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ऐसे सिंबल, रेजिस्टर के लिए ऐसे सिंबल, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए ये ऐसे सिंबल्स, ये एमीटर के जिसके थ्रू करंट हम लोग मेजर करते हैं, तो वो एमीटर के लिए ये सिंबल। या तो वोल्ट मीटर जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, तो उसके लिए ये सिंबल लगता है, बरोबर। ये सब सर्किट को जब हम लोग थियरिकली ड्रॉ करते हैं ना, अगर आपको पेज में बताना है कि भाई यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है, यहाँ पर ये एमीटर है, यहाँ पर ये बैटरी रखी गई है, या यहाँ पर ये सेल रखा हुआ है, तो उसके लिए रियल हम लोग सब ड्रॉ थोड़ी करेंगे। जैसे कि ये ड्राइंग में दिया हुआ है कि ये तो जस्ट एक रियल ड्राइंग है,
लेकिन जब हम लोग बुक में ड्रॉ करेंगे तो रियल में ऐसी बैटरी, रियल में ऐसा बल्ब थोड़ी ड्रॉ करेंगे। उनके लिए ऐसे ये सिंबल्स ड्रॉ होते हैं, जो ये सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, बरोबर। उसके बाद का एक पॉइंट आता है जिसका नाम है ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, कौन सी दो चीजें, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, इन दोनों का रिलेशन बताता हुआ एक लॉ बनाया उन्होंने, कि जिसे नाम दिया गया ओम्स लॉ। और ये रिलेशन उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, इन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या, कि अगर कोई एक चीज बढ़ती है ना तो दूसरी भी बढ़ेगी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। ये ओम्स लॉ बताता है। इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हमने पहले समझा था ना, और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बारे में भी हमने पहले समझा था, है कि नहीं। कि देखो, कोई भी चीज को जलाने के लिए, जैसे हमने पहले समझा था कि कोई भी नॉर्मल एक बल्ब होता है या कोई भी एक चीज हो, तो वो जलने के लिए, वो चालू होने के लिए उसे कितने वोल्टेज की जरूरत होती है, ये पहले ही हम लोग जब बल्ब खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है ना, ये है कि नहीं। तो ये वोल्टेज उनके लिए कहलाया ना। अब उनमें जितना ज्यादा करंट पास करोगे ना तो उतना उसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जितना कम करंट पास करोगे तो उतना वोल्टेज जो है वो क्या होगा, कम होगा। ये नॉर्मल सा ओम्स लॉ ये कहते हैं। पहले जो है वो थियोरिकली से समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी समझेंगे। कि जैसे इस लॉ के बारे में कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर में से पास होने वाला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इट्स एंड। मतलब कोई भी कंडक्टर में जो करंट पास होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि सीधा डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, तो टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज के ऊपर। and provide the physical conditions like temperature, density, etc. remain unchanged। मतलब ये कंडीशन के साथ कि अगर उसके आसपास का टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब अनचेंज्ड हो, मतलब और कोई भी चीज बदले नहीं, बरोबर। ये ओम्स लॉ कहते हैं कि अगर आसपास की कोई भी चीज नहीं बदल रही है ना, मतलब आसपास टेम्परेचर सेम है, बाकी चीजें सब सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तब उस वक्त कोई भी कंडक्टर में पास होने वाला करंट वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा डिपेंड है। इसीलिए जो है वो ये थियरिकली से सिंपल खाली ये समझा करो कि कोई भी चीज में जितना ज्यादा हम लोग करंट पास करते हैं ना तो उतना वोल्टेज भी बढ़ेगा। अगर हम लोग करंट कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होगा। ग्राफ वाइज क्या कहलाता है, तो ग्राफ वाइज ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है कि अगर यहाँ पर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, समझो यहाँ वोल्टेज 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो सामने करंट भी बढ़ता जाएगा। करंट भी उतना ही, कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, जितना वोल्टेज बढ़ेगा, जितना परसेंटेज, समझो आप लोग वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो उतने ही परसेंटेज करंट भी बढ़ेगा उसमें, बरोबर ना। और जितना परसेंटेज आप लोग वोल्टेज कम करोगे तो उतने ही परसेंटेज करंट भी उसमें से कम होता जाएगा। तो इसलिए ओम्स लॉ यही बताता है कि वोल्टेज और करंट वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। आप लोगों के घर में कितनी बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी जो लाइट होती है ना, पावर होता है ना, वो कभी डीम पावर हो जाता है, कभी एकदम हाई पावर हो जाता है। किया होगा ना शायद ऐसा, बरोबर ना। होता है, काफी जगह पर ऐसा होता है कि जब जो है वो लाइन में कोई फॉल्ट हो ना, तब उस वक्त कभी जो है वो पावर बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। कभी नॉर्मल जैसे ट्यूबलाइट या बल्ब भी होता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई जितना उसका पावर होता है उससे कम पावर से वो जलता है, थोड़ा सा डीम जलता है वो। तो हम लोग कहते हैं ना कि डीम पावर है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उसे जितना करंट मिलना चाहिए ना उतना करंट नहीं मिलता, उसे कम करंट मिलता है।
और अगर करंट कम मिलता है तो सामने उसका वोल्टेज भी कम हो जाता है, और इसकी वजह से वो जितनी जितनी रोशनी के साथ जलना चाहिए उतनी रोशनी से वो नहीं जल पाता। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से कभी जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वहां से कभी अगर हैवी करंट आपके घर में आ जाए, कभी अगर करंट बहुत ज्यादा भी आ जाता है, तो उसके साथ जो है वो वोल्टेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वोल्टेज बढ़ने की वजह से आपके घर के जो भी अप्लायंसेस होते हैं ना, उन अप्लायंसेस को कितनी बार डैमेज भी हो जाता है। होता है ना, कभी हाई पावर आने की वजह से आपके अप्लायंसेस में डैमेज हो जाता है। कभी कोई घर की चीजें जो है वो जोर से उड़ जाती है और वो खराब हो जाती है उनसे, इस करंट की वजह से। तो सिंपल सा लॉ ये बताता है हमें, ये ओम्स लॉ, कि कोई भी सर्किट में या कोई भी कंडक्टर में करंट और वोल्टेज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इसलिए उसे सिंबल में जो है वो ये कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज या तो कहो पोटेंशियल डिफरेंस, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि ये वोल्टेज वो इलेक्ट्रिक करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके लिए ये सिंबल लगाते हैं। और अगर अगर साइंटिफिक वे में ये सिंबल अगर हटाना हो और उसकी जगह पर इक्वल टू की साइन अगर लगानी हो, तो उसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। क्या ढूंढना पड़ता है? कांस्टेंट वैल्यू। ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो उस कंडीशन में चेंज न होती हो, ऐसी एक कांस्टेंट वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। जब भी ये प्रोपोर्शनल की साइन हटानी हो और उसकी जगह पर इक्वल टू की साइन लगानी हो, तो एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है R। मतलब ये V प्रोपोर्शनल I, उसे अगर सही से लिखना हो ना तो उसे ऐसे लिखा जाता है, V इज इक्वल टू RI। यहाँ पर ये R नया मिलता है, और R का मतलब क्या? तो यहाँ R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ध्यान देना, सुनना ध्यान से। यहाँ पर R का मतलब क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस मीन्स क्या? रेजिस्टेंस मीन्स कहते हैं कोई भी चीज में आने वाली रुकावट, तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। बरोबर ना, कोई भी चीज में आने वाली रुकावट तो वो रेजिस्टेंस कहलाती है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पर से सिर्फ वोल्टेज और करंट के बारे में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिला ओम्स लॉ से, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो मतलब ओम्स लॉ का जो रिजल्ट था ना, उस रिजल्ट से हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता चला। तो इसीलिए इनके ऊपर से हम लोग क्लियरली ये रेजिस्टेंस के बारे में समझे कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कहाँ काम आता है, क्या करता है, ये उसके बारे में हम लोग समझे। तो देखो, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया, रेजिस्टेंस मतलब कोई भी चीज में रुकावट। बरोबर। देखो, जब जो है वो आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो ना, आपके घर में एक जगह पर जो है वो स्विच बोर्ड बना हुआ होगा, सुनना ध्यान से। एक जगह पे स्विच बोर्ड बना हुआ होगा, उस स्विच बोर्ड में अलग अलग स्विच होगी ना। एक स्विच फैन के लिए होती है, एक ट्यूबलाइट के लिए, एक एसी के लिए, एक दूसरी चीज के लिए, सबके लिए अलग अलग स्विच होती है कि नहीं? और वो स्विच के साथ जो भी अप्लायंसेस जुड़े हुए होते हैं वो काफी दूर तक जुड़े हुए होते हैं। होता है ना, काफी दूर तक जुड़े हुए होते हैं उसमें। मतलब कि स्विच आपकी यहाँ पे होगी, और उसके लिए जो फैन या ट्यूबलाइट या जो भी चीज लगा हुआ होगा वो काफी दूर होगा ना। क्या होगा? काफी दूर होगा वो। ठीक है, मतलब एक रूम में स्विच होती है, उसकी लाइट दूसरे रूम में होती है, ऐसा भी तो होता है ना ये। तो जब आप यहाँ पे स्विच ऑन करते हो ना, तो वो करंट वहां उस स्विच से निकल कर वो इलेक्ट्रिक करंट जाता है कहाँ तक? वहां तक, उस बल्ब तक। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें थोड़ी पता है, हम तो स्विच ऑन करते ही उसी सेकंड में लाइट जल जाती है, हमें तो दिख गई कि हमें लाइट जल गई। लेकिन एक्चुअली जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो करंट उसमें से पास होता है, और वो करंट पहुंचता है उस बल्ब तक। वो बल्ब भले वो दूसरे रूम में हो या कहीं पर भी लगा हुआ हो, वहां तक वो करंट पहुंचता है ना। तो आपको क्या लगता है कि जहां पे हमने स्विच ऑन किया, तो जितना करंट यहाँ स्विच में था, क्या उतना पूरा का पूरा ही करंट यहाँ बल्ब तक पहुंचता है? तो नहीं, पूरा करंट बल्ब तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हर एक में यहाँ बीच में कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब कि कुछ रुकावटें होती हैं बीच में जो है। क्या कह सकते हैं कि
कोई ना कोई तरह की ऐसी रुकावटों की वजह से कुछ करंट वहां पे वेस्ट हो जाता है, और जितना करंट यहाँ स्विच से निकलता है ना, उतना पूरा करंट यहाँ बल्ब तक पहुंच पाता नहीं है। तो बीच में जो करंट वेस्ट होता है वो किसकी वजह से, इन रेजिस्टेंस की वजह से। ये रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरह से होते हैं, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरह से होते हैं। रेजिस्टेंस का काम होता है कि भाई इन करंट को रोकना, इस करंट को कंट्रोल करना या करंट को रोकना, ऐसे समझो कि वो रेजिस्टेंस का काम होता है। अब जैसा मटेरियल वैसा उसका रेजिस्टेंस। कि जैसे अगर कॉपर के बारे में बात की जाए ना, कॉपर नाम का मटेरियल है कि उनमें ये रेजिस्टेंस सबसे कम होते हैं। कॉपर में रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, कम होते हैं। इसकी वजह से ही तो हर एक अप्लायंसेस में ये कॉपर की वायर ही यूज होती है, कि उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इसकी वजह से करंट का वेस्टेज उसमें होता नहीं है, करंट उसमें वेस्ट नहीं होता। उसी तरह से अगर दूसरी चीजों की बात की जाए ना, कि जैसे कि अगर क्या कहते हैं कि आयरन की बात की जाए या वुड की बात की जाए, ऐसी चीजों का इलेक्ट्रिसिटी में यूज क्यों नहीं होता? कि अगर आयरन की वायर का यूज करें तो वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कि अगर स्विच ऑन करते ही वहां बल्ब तक जितना करंट पहुंचेगा ना, उससे कई ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आयरन में, कि उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जितने ज्यादा उतना समझो करंट कम पास होता है, और रेजिस्टेंस जितना कम उतना समझो करंट ज्यादा पास होता है। समझ आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना माइंड में कि रेजिस्टेंस मतलब क्या कहलाता है, कि इसका मतलब कहला है रुकावट है। ओके, अब रेजिस्टेंस जैसे इस करंट को कंट्रोल करता है ना, करंट को रोकता है ना, इसी वजह से आज के टाइम में, आज के प्रेजेंट टाइम में कितनी सारी जगह पर नेचुरली नेचुरली जो है वो इस करंट को रोकने के लिए खुद ब खुद जो है वो ऐसे रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो, शायद ऐसा आपने कहीं पर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा होगा। कभी आप लोग जो है वो टीवी का रिमोट आता है ना, वो टीवी का रिमोट कभी खोल के देखा करो, अंदर से वो ग्रीन कलर की एक पट्टी नहीं निकलती, उस पट्टी के ऊपर ऐसा लगा हुआ होता है, ये जैसे फोटो में दिया हुआ ऐसे छोटे छोटे, ये क्या कहते हैं, सिलेंडर टाइप लगे हुए होते हैं। देखे हैं कभी ऐसा? नहीं देखा हो तो कभी चेक करना। कभी मोबाइल होता है तो मोबाइल के अंदर की ये पूरी सर्किट आती है, ठीक है, ऐसी ग्रीन कलर की सर्किट आती है, टीवी में आती है, रेडियो में आती है। आपके घर पे कोई पुराना ऐसा कोई भी अप्लायंसेस हो ना, भले घर में जो है वो पुराना चार्जर जो अब बंद पड़ गया हो, तो कभी उसे पूरा तोड़ देना, और अंदर है ना एक ग्रीन कलर की पट्टी होगी, वो पट्टी निकालना। उस पट्टी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स लगे हुए होंगे, देखना कभी ऐसे सिलेंडर खुद। तो ये सब सिलेंडर्स वो ये रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, यहाँ कहते हैं रेजिस्टर्स, ये रेजिस्टर्स कहलाते हैं। ये रेजिस्टर क्या काम करते हैं पता है? इस करंट को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? करंट को कंट्रोल करते हैं, कि कभी हैवी करंट उसे डैमेज ना कर दे। आप लोग कभी जो है वो चार्जर लगाते हो, तो चार्जर लगाते वक्त कितनी बार ऐसा होता है ना कि भाई चार्जर जोर से जो है वो जल जाता है ना, चार्जर जोर से जल जाता है लेकिन मोबाइल को कोई भी डैमेज नहीं होता। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि अंदर ये रेजिस्टर्स उसे कंट्रोल करते हैं। रेजिस्टर करंट को ऐसा कंट्रोल करते हैं कि भाई मेनली जो जो जैसे ये चार्जर है, वो चार्जर ही खराब हो जाएगा लेकिन उसका करंट जो है उस मोबाइल तक नहीं आने देंगे, भाई वो चीजें खराब नहीं होगी। हम्म? पहले के टाइम में क्या होता था पता है? कि जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये चीजें होती थी ना, ये हैवी अप्लायंसेस कहलाते हैं। सुनना प्रैक्टिकली, पहले के टाइम में ये सब हैवी अप्लायंसेस कहलाते थे, और हैवी अप्लायंसेस की वजह से ये जो चीजें होती थी कि इनमें जनरली पहले के टाइम में करंट कैसा होता था कि भाई बाहर से मेन पोल से जो करंट आता था ना, वो करंट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता था। क्या होता रहता था? फ्लक्चुएट। अब समझो आपके घर के बाहर जो है वो मेन पोल आया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है, जो इलेक्ट्रिक का जो है वो थमला है, कि वो पोल से इलेक्ट्रिक करंट वो आपके घर तक आ रहा है, और घर में सभी चीजें चल रही है, वो करंट आपके घर तक आता है ना, बराबर ना, और घर में जो है वो सभी चीजें चल रही है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ऐसे ऐसी हैवी अप्लायंसेस जो भी हैं वो सभी चीजें अंदर चल रही है। और ये करंट पहले के टाइम में कभी भी सेम नहीं आता था, हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता था।
क्योंकि पहले के टाइम में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता था। तो क्या होता था पहले के टाइम में कि यहाँ से जो करंट हमारे घर तक आता ना, कभी एकदम हैवी करंट आ जाता है यहाँ पर, तो कभी जो है वो बहुत लो करंट आता। तो कभी हमारे घर में हाई पावर हो जाता है, तो कभी डीम पावर हो जाता। ऐसी कंडीशन हो जाती थी। तो जिनकी वजह से क्या होता है कि घर पे जब टीवी चलती ना, वो टीवी चलते वक्त अगर बाहर से जो है वो एकदम हाई पावर आ जाता ना, तो वो हाई पावर की वजह से वो टीवी में ब्लास्ट हो जाता है, टीवी खराब हो जाती। क्योंकि टीवी को जितना पावर चाहिए, जितना वोल्टेज चाहिए, जैसे हमें पता है कि हर एक चीज को चलाने के लिए वोल्टेज की जरूर होती है ना, वी की जरूर होती है कि नहीं, वोल्टेज। अब टीवी को चलाने के लिए समझो 200 वोल्टेज जरूरी है, और बाहर से करंट आ गया कितना, तो वही 400 पावर का करंट आ गया। अब यही हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि जितना अगर करंट ज्यादा होगा तो उतना वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर बाहर से करंट ज्यादा आ गया तो अंदर टीवी का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब उसे जरूरी है 200 वोल्टेज, और बाहर से आ जाए उसके लिए इतना ज्यादा करंट, और उसका वोल्टेज 200 से ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगी ना। या कितनी बार एक ब्लास्ट के साथ जो है वो टीवी फट जाएगी, है कि नहीं। तो वो बाहर से इतना ज्यादा करंट इस टीवी में आ जाता था। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और उन चीजों में डैमेज बहुत ज्यादा होता था। तो वो डैमेज न हो ना ऐसी टीवी का, बाहर से अगर कभी ज्यादा करंट आ जाता हो, तो वो करंट कंट्रोल हो जाए, एकदम ज्यादा करंट डायरेक्टली टीवी में न पहुंचे और कंट्रोल हो जाए, तो उस कंट्रोल के लिए ये रेजिस्टर्स लगाए जाते थे। ऐसे रेजिस्टर्स, अभी तो ये कितने छोटे छोटे ये सिलेंडर जैसे आप फोटो में देख रहे हो, पहले के टाइम में आपका जैसे रेडियो आता है ना, उस रेडियो की तरह एकदम बड़ा रेजिस्टर लगाया जाता था। कभी आपके पेरेंट्स से पूछना, घर में जो पुरानी रेफ्रिजरेटर, पुरानी टीवी होती है, उस टीवी के साथ में जो है वो बड़ा सा रेजिस्टर लगाते थे, उसे पहले रेगुलेटर कहते थे, रेगुलेटर। आपके पेरेंट्स से पूछना कभी कि भाई घर पे कोई चीजों में रेगुलेटर लगाया था आपने। वो रेगुलेटर करंट को कंट्रोल करता है, कि कभी कोई बाहर से हैवी करंट आ जाए ना, तो वो रेगुलेटर उस करंट को रोक लेता था, और ये टीवी, रेफ्रिजरेटर ये चीजों को डैमेज नहीं करता था। आज के टाइम में ऐसे रेगुलेटर यूज नहीं होते, क्योंकि आज के टाइम में यही रेजिस्टर्स, समझो यही रेगुलेटर्स, वो टीवी, रेफ्रिजरेटर उन सब के अंदर इनबिल्ट आ जाते हैं। आज तो अच्छी टेक्नोलॉजी का टाइमिंग है कि जो आज के टाइम में जो नई नई एलईडीज आती हैं, है ना, एलईडी टीवी आती है, जो नई टेक्नोलॉजी वाली टीवी आती है, तो आज ये सब रेजिस्टर अंदर ही इनबिल्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से तो बाहर से जब कभी हैवी करंट या लो करंट आता भी है ना, तो टीवी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर ऐसे रेजिस्टेंस पहले ही उस करंट को कंट्रोल कर लेते हैं। बराबर। तो ये रेजिस्टेंस करता है करंट को कंट्रोल, लेकिन उसका फिर पॉजिटिव यूज भी तो होता है ना, करते हैं ना। फिर से बोल रहा हूँ हाँ, कभी आपको जो है वो कोई भी पुराना सर्किट मिले ना, तो उसमें ऐसे रेजिस्टर्स देखना, ये जैसे फोटो में दिए हुए, ये एकदम छोटे छोटे रेजिस्टर्स वो करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और कोई भी अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाते हैं, कि कोई भी अप्लायंसेस खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। और अगर फार्मूला वाइज अब इसे देखें, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब इसे अगर फार्मूला वाइज देखें ना, तो देखो ओम्स लॉ ये बताता है ना, V इक्वल टू आर आई। तो उस पर से ये आर की फॉर्मूला बना सकते हैं, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला बना सकते हैं, कि आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ये जो आई है वो आई डिवाइड में चला जाएगा ना, तो इसलिए आर की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ये फॉर्मूला आ जाएगी ना रेजिस्टेंस की, बराबर। और रेजिस्टेंस का अगर एसआई यूनिट का है, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आता है ओम। ये सिंबल आता है रेजिस्टेंस का, उसका एसआई यूनिट, जिसे जिस ये सिंबल को ही नाम दिया जाता है ओम। ओम स्लो पर से या ओम साइंटिस्ट पर से। मतलब ये अगर जैसे एक एक सिलेंडर है ना, तो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कितने ओम का है। जैसे भाई 10 ओम, 20 ओम। ये ओम मतलब कि इतने पावर रेजिस्टेंस का ये है। समझ आई बात, रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर हुआ ना। अब दूसरा, यही रेजिस्टेंस के ऊपर एक चीज समझे, कि कोई भी मटेरियल के ऊपर ये रेजिस्टेंस वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कोई भी चीज के ऊपर जो होने वाला रेजिस्टेंस, ये रुकावटें, वो कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ये एक रूल लगता है, सिंपल सा रूल लगता है कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन,
ये जैसे सिंबल था, वो सिंबल मतलब प्रोपोर्शनेट या डिपेंडेंट, वो कहलाता है ना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एल, एल मतलब के लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन ए, ए मतलब एरिया पे, एरिया ऑफ एनी कंडक्टर। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना एल, इसका मतलब कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट। कोई भी चीज पे होने वाला रेजिस्टेंस जो रुकावट है, वो उसकी लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली का मतलब कि अगर लेंथ जितनी बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कि लेंथ जितनी कम होगी उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपके घर में स्विच यहाँ पे होती है और उसके रिलेटेड जो बल्ब होता है वो बल्ब दूसरे कमरे में होता है। तो जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो करंट जाता है एक कमरे से दूसरे कमरे तक। तो यहाँ पे अगर लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो बीच में है ना करंट का वेस्टेज भी उतना ज्यादा होगा। वो वेस्टेज हमें दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता वेस्टेज, लेकिन होता अंदर जरूर है। किसकी वजह से? तो यही रेजिस्टेंस की वजह से, बरोबर ना। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी तो उतना उसमें वेस्टेज भी ज्यादा होगा ना, मतलब कि वेस्टेज ना कहो, रेजिस्टेंस कहो, कि उसमें उतना रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा होगा ना। सही बात है ना, कि आपका स्विच यहाँ पे है और वो जो है वो दूसरे कमरे में अगर लाइट होगी तो जितनी लेंथ ज्यादा उतना बीच में रेजिस्टेंस भी ज्यादा। उसका ही अपोजिट कि आपके जहाँ पर स्विच है और उस स्विच के बिल्कुल पास में ही थोड़े ही दूर अगर जो है वो बल्ब लगाया हुआ है, होता है ना कितनी बार आपके स्विच के ऊपर ही बल्ब लगा हुआ होता है, तो जितना पास में होगा मतलब यहाँ से स्विच ऑन करोगे और वो कम लेंथ में यहीं पर ही पहुंच जाएगा ना वो करंट, तो इसी बल्ब तक। तो लेंथ जितनी कम होगी उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा, या कहो उतना करंट का वेस्टेज भी कम होगा, बरोबर। तो इसलिए कहलाता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये ऊपर लिखा हुआ है ना एल मतलब लेंथ, कि ये लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। और एरिया, एरिया है ना अपॉन में लिखा हुआ, अपॉन में मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उल्टी तरह से डिपेंडेंट है। उल्टी तरह से ये कहलाता है कि अगर एरिया के ऊपर बात की जाए ना, तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली ना उल्टा कहते हैं ना कि जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, और जितना एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बरोबर। कि देखो अगर कोई वायर लगाई जाती है ना, जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग में भी दिया हुआ है, बरोबर, ये जैसे सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल जहाँ पे ये एरो करके भी बताया हुआ है कि ये वायर जितनी ज्यादा थिक होगी, जितनी ज्यादा थिक मतलब वायर जितनी ज्यादा जाड़ी होगी ना, उतना उसमें से करंट इजीली पास होगा और रेजिस्टेंस उसमें कम लगेगा। कि जितनी वायर ज्यादा जाड़ी होगी मतलब समझो उसका एरिया उतना ज्यादा ना, वायर जितनी ज्यादा जाड़ी उतना उसका एरिया भी ज्यादा। और अगर एरिया ज्यादा होगा तो मतलब इजीली उसमें से करंट पास हो पाएगा, रुकावटें होगी नहीं, मींस के रेजिस्टेंस होगा नहीं। उसके ही अपोजिट कि जितनी वायर पतली होगी, जितनी वायर पतली होगी उतना समझो उसका एरिया कम होगा। जितनी वायर पतली होगी तो क्या होगा, उतना एरिया कम होगा ना। और अगर एरिया उतना कम होगा तो इसका मतलब कि उसमें से जब करंट पास होगा ना तो रुकावटें ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन ए मींस एरिया, कि जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, और जितना एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, बरोबर। तो ये एक छोटा सा रूल ध्यान रखना, आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टेंस वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। और एरिया के ऊपर इनवर्सली डिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर इनवर्स, कि अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, बरोबर। समझ आई बात? क्लियर हुआ ना माइंड में?
तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर्स में ये पॉइंट देखे ना, रेजिस्टेंस का एक पॉइंट देखा ना, अब इनके बाद इनके रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स आते हैं कि रेजिस्टेंस के टाइप्स, जिनके बारे में अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।